हेलो बच्चों, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक नया टर्म है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से ही, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग गॉस लॉ के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ गॉस लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये क्या चीज़ है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए कुछ एक टर्म को पहले हम समझा दें, जैसे एरिया वेक्टर। जनरली एरिया को हम लोग वेक्टर वगैरह में लेकर के कहीं नहीं पढ़ते रहे हैं, बहुत रेयर जगह पे ऐसा आता है कि इसे वेक्टर के टर्म्स में लिया जाता है। अब रही बात कि जब इसे वेक्टर के टर्म्स में लेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन होना चाहिए। किसी भी एरिया का डायरेक्शन के लिए एक ही रूल है, एक ही नॉर्म्स है, और वो ये है कि आप उसके सरफेस पे एक नॉर्मल डालिए आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे आप आउटवर्ड ये डायरेक्शन में नॉर्मल डाल दें, ये आपको इस एरिया का डायरेक्शन बता रहा है, इसको कहेंगे एरिया वेक्टर। या फिर अगर हम दूसरे किसी और ऑब्जेक्ट का सरफेस का सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, ये इस पे ये नॉर्मल दीजिए ऐसे, ये आपका डायरेक्शन हो गया इस पूरे एरिया का। अगर इस सरफेस पे देना हो तो ये हो गया डाउनवर्ड, इधर डायरेक्शन हो गया एरिया का। अगर ये सरफेस इधर से इस पर नॉर्मल डालेंगे तो इधर हो गया, इधर डालेंगे तो इधर हो गया। मतलब इस सरफेस का, इस एरिया का डायरेक्शन एरिया वेक्टर इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। इस तरह से नॉर्मल डालेंगे तो वो एरिया वेक्टर को बताता है, और इसको हम लोग डायग्राम में इंडिकेट करेंगे एन कैप से। ये बात हो गई। मतलब हुआ कि अगर ये कोई एरिया सरफेस एरिया है तो इस पे ये नॉर्मल डाल दें एन कैप से डिनोट करके। ये बता रहा है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे नॉर्मल है इस पॉइंट पे, मान लीजिए पी पॉइंट है तो यहाँ पे ये नॉर्मल है। अब ये आपका एरिया वेक्टर हो गया किसके लिए, इस पूरे एरिया के लिए, इस पूरे एरिया के लिए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर कहीं चार्ज Q की वैल्यू 1 कूलम है, ये बेसिक बात समझ के चलना है क्योंकि आगे यूजेस होंगे, ये सब बातें दिमाग में रहेंगी तो आसान रूप से ये समझ में आ जाएगा। 1 कूलम चार्ज अगर कहीं है तो 1 कूलम चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रहे होते हैं वो लगभग आपके 10 टू द पावर 12 तक 10 टू द पावर 11 से लेकर के 10 टू द पावर 12 तक इनकी संख्या होती है। कब? जब 1 कूलम चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रहे होते हैं तब। ये दो बातों की याद रखिएगा, और इससे क्या फायदा होगा वो आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ भी। अब इसी चीज को पकड़ा जाए, इसी से बात समझ में आएगी। मान लीजिए ये आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया जो जा रहे हैं, इससे पास कर रहे हैं, ठीक है, इससे ये पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक और भी दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और कोई ना कोई फील्ड लाइंस इसके अलोंग भी जा रही होगी। तो इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो मान लीजिए कि यही है, यही। अब ये और ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है, सही है। इसलिए इस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का एरिया जो भी होगा उसको आप ले लें, या ऐसे समझा सीधा सीधा कि पी पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, वो ये है, और उस पे जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो इसी के डायरेक्शन में है, एंगल बना रहा है 0 डिग्री। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम पर E हुआ, E। अब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम पर E आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता हुआ E मिल रहा। इस पूरे एरिया से कितने फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, इस तरह से अगर बहुत सारे फील्ड लाइंस आ रहे हैं तब, बहुत सारे फील्ड लाइंस आ रहे हैं तब, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट एरिया से तो ये था और टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया टोटल फील्ड लाइंस जो पास करे इस सरफेस एरिया से। इसको हम लोग फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। इसी चीज को अब दूसरे रूप में समझाया जाए।
एक बात यहाँ पर और हम लोग देखते चले कि फाई ई इज इक्वल टू जो मिला है ई ए, इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सही है। और इस तरह से जब लिख सकते हैं तो ये आपका किस प्रोडक्ट में जा रहा है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि ई ए कॉस थीटा के टर्म्स में ये जा रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो हम जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा क्या देता है मुझे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसलिए ये हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब इसी तरह एक एग्जांपल और देखा जाए, मान लीजिए यही सरफेस एरिया आपके पास है और इससे जो फील्ड लाइंस है वो कुछ तिरछा इंटर करके ऐसे निकल रहे हैं, जबकि सब तिरछा निकल रहे हैं, इंक्लाइन। इस पॉइंट पर अगर जैसे मैं पी पॉइंट लिया था, पी पॉइंट लिया जाए, यहाँ नॉर्मल डालेंगे तो ये नॉर्मल ये बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका था और ये आपका नॉर्मल है, दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल थीटा आ रहा, वो थीटा कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के डायरेक्शन में कितना वैल्यू आ रहा है, ई कॉस थीटा। बात समझ में आ रही सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना है, ई कॉस थीटा है, क्योंकि नॉर्मल फील्ड नॉर्मल के अलोंग जा रहा है, ये नॉर्मल फील्ड लाइन कहलाएगा, ये नॉर्मल फील्ड लाइन के अलोंग जा रहा है, ये नहीं जा रहा था। तो अब एक पॉइंट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ई कॉस थीटा, तो इस पूरे एरिया से कितना होगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करिए तो हमको क्या मिलेगा, फ्लक्स ई कॉस थीटा इनटू एरिया पूरा, ये फिर मिला है आपका ये कॉस थीटा। और इस तरह से हम फिर इसे लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मतलब अब यहाँ से अब ये समझे आप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी सरफेस एरिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से कितने फील्ड लाइंस नॉर्मल पास कर रहे हैं, इनका टोटल सम को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द टोटल सम ऑफ नॉर्मल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, the total sum of normal electric fields passing through a surface area in इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम और डिफाइन कर सकते हैं दूसरी तरह से, द डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ये कॉस थीटा, मतलब टोटल फील्ड लाइंस का सम दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं द dot product of vector E and vector A for a given surface area in external electric field, किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यहाँ भी दोनों जगह, in external electric field is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस तरह से आप लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ये आपका होता है मेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। कैसे आया ये मैंने शुरू में आपको कुछ एक्सप्लेन किया है, मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं। अब इस चीज को देखते हुए एक और बात को यहाँ समझिए, और वो ये कि अगर ये गिवन सरफेस एरिया है जिससे ये फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब फील्ड लाइंस जा रहे हैं, और आपको किसी जगह मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर लेंगे, इसका एरिया वेक्टर यहां से डाल देते हैं, ये एन कैप। अब यहाँ पे बताइए, जब हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को खड़े होकर के, इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे खड़े होकर के,
यहाँ से इस तरफ से, जैसे ये मैं रखा हूँ और ये आदमी इधर खड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसलिए इधर जो खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर रहा है तो इसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन ई एंड ए, क्या मिल रहा है? फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 इज इक्वल टू ई ए। इसको कहा जाता है पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक इसी तरह से अगर हम इधर इस आदमी को खड़ा कर दें और ये देखा जाए कि ये इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, अब इसे इधर से ऑब्जर्व कर रहा है खड़ा होकर के, फील्ड लाइंस ठीक कैसे जा रहे हैं, तो हमने बताया है कि जिधर से आपको फ्लक्स फाइंड करना है, आपको एरिया वेक्टर लेना है, नॉर्मल डाल करके आप अब नॉर्मल इधर डालेंगे, इस डायरेक्शन में डालेंगे तो यही नॉर्मल अब ऐसे दिख रहा है और ये आपका एन कैप हुआ। अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल आ गया? 180 डिग्री, सही है। इसलिए अब ये सेकेंड केस में आपका क्या बन रहा? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब जो फ्लक्स है आपके पास फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री, और ये फाइनली आपको दे रहा है फाई ई इक्वल्स टू ई ए माइनस ई। इसे कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स। दिस इज नेगेटिव फ्लक्स। इस तरह से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, जब मैं इधर से देख रहा हूँ ऐसे इस सरफेस को, तो निकल रहे हैं, तो ये हो गया लिविंग फ्लक्स, लिविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और लिविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ई ए, दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं इधर से, तो ये हो रहा है इंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटर करता हुआ है, और इस केस में ये मिल रहा है माइनस ई ए, मतलब नेगेटिव फ्लक्स। तो इस तरह से एक लाइन में हम कह सकते हैं कि लिविंग फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज पॉजिटिव और इंटरिंग फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज नेगेटिव। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसमें अब ये देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। एक बात ये समझ में आ गई क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। और दूसरी बात ये आ रही है कि इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी, आप इसके फॉर्मूले से ही निकालिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आ रहा है? ई ए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके बेस पर इसको आगे हम समझाएं। जैसे मान लीजिए कि आपको इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ये करना ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो रूप में पढ़ा जाता है। एक, जब चार्ज बाहर हो और कंडक्टर कहीं और है, जैसे ये चार्ज बाहर है, फील्ड लाइंस आ रहे हैं, कंडक्टर यहाँ है, तो चार्ज इसके अंदर नहीं है। दूसरा एक केस होगा कि चार्ज इसके अंदर आ जाए, इधर ये कोई 3 डायमेंशनल हो जाए, ये 2 डायमेंशनल है, चार्ज इसके अंदर आ जाए, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये एक अलग बात होगी, जिस पे हम लोग गॉस लॉ को पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लॉ देगा। तो हम लोग ये बताना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए 2 फॉर्मूले आपके पास आएंगे, ये कॉस थीटा और एक गॉस लॉ से आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब यूज करेंगे? तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज इंक्लोज्ड हो और फील्ड लाइन से निकल रहे हो चारों तरफ, तब के लिए हम ये यूज करेंगे। और अदरवाइज अगर फील्ड लाइंस कहीं बाहर से आ रहे हैं और सरफेस या कंडक्टर आपका उस फील्ड में रखा हुआ है, तब आप लगाएंगे ये कॉस थीटा। जबकि ये भी हो सकता है कि हम उस जगह पे जहाँ पे चार्ज बाहर है तो उसको इंक्लोज कर करके भी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, जिसको हम लोग डील करेंगे गॉस लॉ के टॉपिक के सेक्शन में। अभी हम इस पर बेस्ड ये कॉस थीटा पे बेस्ड कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं जो आप समझें अच्छे से। नंबर 1 में बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस दिया है और इस पे कह रहा है कि यहाँ कोई क्यूब है, ये क्यूब आपका रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और ये यूनिफॉर्म है। अब समझना ध्यान से।
अब ये देखिए, आपसे पूछा गया कि ये क्यूब रख दिया गया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। आप बताएं कि इससे टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है। क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, ई कॉस थीटा को फार्मूला को यूज करेंगे, और इसके सारे सरफेसेस के लिए फार्मूला को हम यूज करेंगे ई कॉस थीटा को। पहला सरफेस ये मान लीजिए, यहाँ से ये फील्ड लाइन इंटर करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल डालेंगे। अभी भी मैं बताऊं, यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो ये इधर जा रहा है, और इसलिए आपका यहाँ एंगल बन रहा कितना, 180 डिग्री। जबकि यहाँ पर हम अगर डालें नॉर्मल, तो ये इसके साथ एंगल बना रहा है कितना, 0 डिग्री। ये मान लीजिए फर्स्ट सरफेस, ये मान लीजिए सेकेंड सरफेस। फर्स्ट और सेकेंड को पहले समझ लें हम लोग, उसके बाद फाई फर्स्ट सरफेस पे क्या दे रहा है, तो ई ए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसका जो सरफेस है वो सरफेस दे रहा है, एरिया दे रहा है, ए इक्वल टू और सरफेस एरिया और एरिया ऑफ ईच सरफेस, एरिया ऑफ ईच सरफेस मान लीजिए सर। तो इस सरफेस से, सिर्फ इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं, वो हो जाएंगे ई ए कॉस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस ई ए। सेकेंड उस सरफेस के लिए बात की जाए, तो उस सरफेस से मिल रहा है क्या, ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है, यूनिफॉर्म है, जितना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं उतना ही यहाँ भी है, इसलिए ई वही रहेगा, एरिया इस सरफेस का वही रहेगा जो यहाँ पर है, इसलिए ई ए। लेकिन एंगल यहाँ 0 आ रहा, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री, और ये फाइनली दे रहा है ई ए। अब दूसरी बात की जाए, इस सरफेस की, नीचे वाले सरफेस की, सामने वाले और पीछे वाले सरफेस की। इस सरफेस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालना है, तो क्या चाहिए, ई ए चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में डायरेक्शन चाहिए मुझे, एंगल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाता हुआ दिया मुझे, अभी इस पर नॉर्मल डालेंगे, इसका एरिया वेक्टर तो इधर जा रहा है, इसको हटाइए, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ऑटोमेटिक इस सरफेस से कोई फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगे, मतलब कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि ई ए कॉस 90 0 देगा। सेम इसी तरह से हम यहाँ का सरफेस पर निकालना चाहेंगे, जो डाउनवर्ड है, नीचे वाला सरफेस है, जैसे ये रखा हुआ है, ये नीचे वाला सरफेस, इस पर एरिया वेक्टर डालेंगे, नीचे जा रहा है ये, और ये भी फिर आपका थीटा बना रहा 180 डिग्री, इसलिए फिर यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा 90, फिर फ्लक्स हो जाएगा 0। सेम इसी तरह से अब इस क्यूब का ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों पर बात की जाए, तो यहाँ भी नॉर्मल डालेंगे, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ भी ये cos 90 डिग्री, फ्लक्स 0 हो गया। इस सरफेस पर नॉर्मल डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा, और एरिया वेक्टर इधर है, फिर 90 डिग्री, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सरफेस सेकेंड सरफेस से इसकी फ्लक्स बन रहा है, बाकी 4 सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं बन रहा, मतलब उनसे कोई फील्ड लाइंस नहीं निकल रहे, ये मतलब हुआ। तो आप यहाँ दिखाइएगा, बट फाई थ्रू other four surfaces is equal to E A cos 90 degree through each, हर एक से through each is equal to 0। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, therefore phi net through क्यूब से कितना टोटल फ्लक्स हुआ, तो ये आपका हो गया, सबको जोड़ दीजिए आप, phi 1, और इसको मान लीजिए कि 4 सरफेसेस के लिए दे रहा था, ये 4 मान लीजिए, 4 सरफेसेस, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 4। अब ये हो गया आपका ये हो गया आपका माइनस ये, और ये आपका 0, फिर ये टोटल 0 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि इस क्यूब को ऐसा 0 क्यों हुआ, एक ही कारण है सिर्फ, और वो कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ है। अगर इसकी वैल्यू घटती या बढ़ती होती, सपोज बढ़ती होती, ऐसे इंक्रीजिंग होता, तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ का ये जो माइनस में है ये कम होता, और यहाँ पर इंक्रीजिंग फील्ड होता तो यहाँ ज़्यादा होता। जोड़ने पर, ऐड करने पर ये ज़्यादा होता, ये कम होता, कुछ न कुछ फ्लक्स यहाँ पे बनता, और बनता तो मतलब हुआ कि उस क्यूब से कुछ न कुछ फील्ड लाइंस निकलते होते। किधर से निकलते होते हैं, तो सिर्फ ये और इससे ही इंटर करता हुआ निकलता, बाकी के 4 सरफेस से कोई फील्ड लाइन नहीं निकलती, क्योंकि उनसे फ्लक्स बन नहीं रहा। ये हुआ एक एग्जाम्पल।
और इसमें मैंने वो भी ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिंग है तब क्या होगा, दोनों में अलग अलग बात आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जब अलग अलग होगा तो अलग फ्लक्स हो जाएंगे। ये आपका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है जो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लियर करता है। आज का टॉपिक इतना रखा जाए, वरना वीडियो लेंदी होने वगैरह है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक नए प्रिंसिपल को यूज करते हुए और समझेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।